हाँ भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अनु, इंदु, आशा, आशीष, रितेश, माहिल, सत्यम, राजपूत, आद्या गुप्ता, शैलेंद्र, सुहानी पासवान, आरवी दुबे, माही सत्यम, एमडी आसिफ, फ्यूचर डॉक्टर ऋतिक रोशन, प्रियांशु कुमारी, मेघा तिवारी, पीयूष राजपूत, अंगद कुमार राजपूत, द्रविड़, आंचल, निकिता जाट, अनु, हेमलता अहिरवार, रितेश, सानिया चिश्ती, सुधा यादव, दिव्यांश शर्मा, अजय जायसवाल, पवन चौहान। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? क्या हाल चाल है आप सभी के? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हो भाई? अरे भाई कैसे हो? बढ़िया हो? तंदुरुस्त हो? मस्त हो? सर्दी का आनंद ले रहे हो? हाँ, फर्स्ट क्लास। अनु की एक फर्स्ट क्लास है। हाँ, तो जिन जिन बच्चों ने बैच आज ही ज्वाइन किया है, तो उन बच्चों का फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, नया चैप्टर है। तो कृपया हाथ जोड़कर विनती है कि अब क्लास में डिसिप्लिन रहना, बैकलॉग मत होने देना, क्योंकि यदि अब आप लोगों ने बीच में चैप्टर छोड़े तो फिर समस्या हो जाएगी। बड़ी ही गहन समस्या हो सकती है, फिर आप लोगों को बड़ी ही गहन समस्या हो सकती है। मेरी बातों को समझ रहे हो आप? अरे मेरी बातों को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस। तो अब कोई भी बीच में क्लास नहीं छोड़ेगा। चलिए चलिए। तो थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गति की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं नीट की दृष्टि से बात करूं तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं, अरे ये क्या है, अरे ये क्या है, चाय थर्मस भी पढ़ाना है क्या? ठीक है। देख, नीट की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यहां पर है। और नीट में अगर बात करूं, 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है इसके। थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मा गतिकी से 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है। और मैं ये भी बता देता हूं कि कहां से क्वेश्चन आएगा। मैं ये भी आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन कहां से आएगा, जरा देखिएगा। थर्मोडायनेमिक्स, देखो, थर्मोडायनेमिक्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास क्या पॉइंट आता है? सर इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन से नीट में कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इंट्रोडक्शन, सर इंट्रोडक्शन के बाद आएगी बेटा आप लोगों के पास कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। महत्वपूर्ण परिभाषा का मतलब निकाय किसे कहते हैं, परिवेश किसे कहते हैं, ठीक है, सीमाएं किसे कहते हैं, ओपन सिस्टम, खुला निकाय, बंद निकाय, ये सारी की सारी चीजें यहीं पर आप लोगों के पास डिस्कस होंगी। उसके बाद आएगा बेटा आप लोगों के पास स्लॉट। स्लॉट का मतलब क्या होता है बेटा आप लोगों के पास? उष्मा गतिकी का शून्य नियम। उष्मा गतिकी का शून्य नियम। इसके बाद आएगा बेटा आप लोगों के पास फ्लॉट। प्लॉट नहीं, फ्लॉट। उसके बाद आएगा एंट्रोपी, या इससे पहले यहां लिख लो, विभिन्न प्रक्रमों में विभिन्न प्रक्रमों में कार्य की गणना, ये आप लोगों के पास रहेगा। सर उसके बाद अगला पॉइंट जो यहाँ पर हम लोगों के पास रहेगा, विभिन्न प्रक्रमों में कार्य की गणना। उसके बाद हम लोगों के पास जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा एंट्रोपी। उसके बाद रहेगा भाई साहब हम लोगों के पास
ठीक है। इसके बाद आएगा आप लोगों के पास निर्माण तथा दहन की ऊष्मा। निर्माण तथा दहन की ऊष्मा। उसके बाद आप लोगों के पास क्या आएगा, निर्माण तथा दहन की ऊष्मा आएगा। उसके बाद मेरे दोस्तों यहां पर आप लोगों के पास जो पॉइंट आएगा, निर्माण और दहन की ऊष्मा। उसके बाद उदासीनीकरण, उदासीनीकरण की ऊष्मा। ठीक है, निर्माण और दहन की ऊष्मा, उदासीनीकरण की ऊष्मा, विलयन की ऊष्मा, बंद ऊर्जा, आदि। और लास्ट में हम पढ़ेंगे हैश करने। ये पूरा का पूरा आप लोगों का रहने वाला है थर्मोडायनेमिक्स। ये पूरा का पूरा आप लोगों के पास थर्मोडायनेमिक्स का। वॉइस लो आ रही है, एक मिनट। अंकुर माइक तो दे दो भाई, माइक। हेलो 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 हेलो, अब आ रही है? हाँ अब ठीक है वॉइस, अब ठीक है वॉइस। हाँ नहीं मंसूरी साहब थ्योरी है ही नहीं इसमें। अब ठीक है क्या वॉइस? वॉइस ठीक है क्या? अब वॉइस ठीक है क्या? अब वॉइस ठीक है क्या? हाँ थ्योरी नहीं है इसमें, बिल्कुल भी थ्योरी नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम की दृष्टि से नीट के लिए आप लोगों को किन किन पर ध्यान देना है। नीट के लिए आप लोगों को जिन जिन टॉपिक पर मैं दिख रहा हूं उन टॉपिक पर आप लोगों को बहुत भयंकर रूप से ध्यान देना पड़ेगा। जिन जिन टॉपिक पर मैं नीट लिख रहा हूं उन उन टॉपिक पर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। बाकी आप छोड़कर भी जा सकते हो, बाकी आप छोड़कर भी जा सकते हो। इन इन टॉपिक पर आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा अगर आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हो, अगर आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। या तो विभिन्न प्रक्रम जैसे समतापीय प्रक्रम में किए गए कार्य की गणना, उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य की गणना, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य की गणना और रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य की गणना। इसके अलावा समतापीय प्रक्रम में एंट्रोपी की गणना, रुद्धोष्म प्रक्रम में एंट्रोपी की गणना, है ना। इसके अलावा आप लोगों से पूछ सकते हैं समायतनी प्रक्रम में एंट्रोपी की गणना। आप लोगों से फिर गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में पूछ सकता है, बताओ वहां पर एंथैल्पी कितनी आएगी, कब साम्यावस्था रहेगी, कब साम्यावस्था नहीं रहेगी, कब स्वतः प्रक्रम होगा, कब अस्वतः प्रक्रम होगा। इसके अलावा निर्माण की ऊष्मा, दहन की ऊष्मा, ये थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट होता है। ठीक है, तो यहां से ही आप लोगों के पास बिल्कुल किरण पटेल प्रैक्टिस तभी तो करोगे, प्रैक्टिस तभी तो करोगे दोस्त, प्रैक्टिस आप तभी तो कर पाओगे। तो नीट की दृष्टि से सबसे ज्यादा ध्यान आप लोगों को यहां देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन के बारे में बता देता हूं कि आखिर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है, किस लिए हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। ठीक है ना? हाँ 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 ठीक है। हाँ रितेश पूरा ही एक्सप्लेन करते हैं हम तो, आधा अधूरा तो कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया। ठीक है ठीक है, ये आप लोगों के पास है। हाँ हार्ड तो नहीं है चैप्टर, लेकिन आपको फॉर्मुलेज बहुत ध्यान में रखने पड़ेंगे। खूब फॉर्मुलेज है इस चैप्टर के अंदर बेटा, खूब फॉर्मुलेज यहां पर आप लोगों के पास है। ठीक है, तो अब अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, इंट्रोडक्शन से शुरुआत करूं, तो जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा क्या होता है आप लोगों के पास इंट्रोडक्शन, क्या नहीं होता है। इंट्रोडक्शन क्या रहता है आप लोगों के पास, क्या नहीं रहता है, जरा समझने की कोशिश करो। अगर मैं उष्मा गतिकी की बात करूं यहां पर थर्मोडायनेमिक्स, देखो इधर इधर देखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है सर, एक तो हो गया थर्मो, एक हो गया डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब हो गया ऊष्मा,
और डायनेमिक्स का मतलब हो गया मूवमेंट। यानी अगर परिभाषा की बात करो तो भाई विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम ऊष्मा के मूवमेंट की बात करेंगे, यानी ऊष्मा किसी एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में जा रही है, किसी दूसरे वस्तु से निकलकर किसी तीसरे वस्तु में जा रही है। यानी बेसिकली हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर किसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा? ऊष्मा के मूवमेंट के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। किसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा बेटा? ऊष्मा के मूवमेंट। यानी ऊष्मा का मूवमेंट कहां से कहां तक हो रहा है, ये चीजें हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं पहली परिभाषा की बात करूं तो हम क्या लिख पाएंगे यहां पर? डेफिनेशन ये होगी कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें ऊष्मा के संचरण का अध्ययन होगा, ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गतिकी कहलाता है। तो पहला डेफिनेशन तो यहां पर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ऊष्मा के विभिन्न रूपों और उनके अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल वो भी एकदम ठीक है। बोलो बोलो। यस, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो जो रितेश डेफिनेशन बता रहा है कि ऊष्मा एवं ऊष्मा के विभिन्न रूपों के अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ऐसी शाखा, ये लो, ऐसी शाखा जिसमें ऊष्मा के विभिन्न रूपों के अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ऐसी शाखा जिसमें ऊष्मा के विभिन्न रूपों के अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। बोलो 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 भाई। यस, तो ये कोई विशेष चीज नहीं है, आसान चीज है। ये तो 11वीं 12वीं के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को बोर्ड का एग्जाम देना हो तो। बोलो, अब यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास क्या मिलेगा? सर यहां पर पॉइंट, यहां पर आप लोगों के पास ये मिल सकता है दूसरी चीज कि आखिर में ऊष्मागतिकी पढ़ता क्यों? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना क्यों आवश्यक है ना? देखिएगा, आखिर ऊष्मागतिकी किस तरीके से हम पढ़ेंगे, क्यों आवश्यक है, जरा देखिएगा। ऊष्मागतिकी का अध्ययन क्यों आवश्यक है? पहले पता तो पड़े मुझे कि क्यों, आखिर मैं ऊष्मागतिकी का अध्ययन क्यों कर रहा हूं, मुझे पता तो पड़े। ठीक है, पता तो पड़े। स्वास्तिक बोल रहा है कि डेफिनेशन, ठीक है। देखिए, ऊष्मागतिकी का अध्ययन क्यों आवश्यक है, तो मैं यहां पर बता रहा हूं। पहला पॉइंट तो यहां पर यह पता होना चाहिए कि पदार्थों के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान कब होगा, किस तरीके से होगा, यह हम लोगों के पास कौन बताता है? ऊष्मागतिकी बताता है। अरे बोलो बोलो, तो ऊष्मागतिकी का अध्ययन किसके बारे में बताएगा भाई? पहली चीज तो ऊष्मा के प्रवाह के बारे में ही बताएगा। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा के प्रवाह अर्थात ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए
ऊष्मा प्रवाह या ऊष्मा परिवर्तन का। जैसे हो सकता है कि क्रिया कारक से, याद हो आप लोगों ने दो प्रकार की अभिक्रियाओं का नाम सुना होगा ऊष्मा के आधार पर। एक होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और एक होता है बेटा यहां पर आप लोगों के पास ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। अरे ऊष्मा शोषी का मतलब क्या होता है सर? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण करके पूरी होती है। जैसे रितेश है, रितेश पढ़ाई नहीं करना चाहता है, रितेश बिल्कुल भी पढ़ाई करना नहीं चाहता, उसका मन नहीं लगता है, उसका मन आलिया भट्ट के साथ लग रहा है, यानी वो पढ़ाई करना नहीं चाह रहा है। तो उसके पिताजी क्या देंगे? धे से यहां पर है ना, धे यहां पर ऐसे क्रीम लगा के चैट चपाट चैट चपाट चैट चपाट, मतलब रितेश ऊष्मा का शोषण कर रहा है, पढ़ाई नहीं करना चाह रहा था, उसका मन आलिया के साथ लग रहा था, लेकिन रितेश के पिताजी ने ऐसी ऊष्मा लगा लगा के दह चपाट दह चपाट दह चपाट, गालों पर इतनी ऊष्मा दी कि उसने ऊष्मा का अंतर्ग्रहण किया और वो पढ़ाई करने बैठ गया। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा का अवशोषण करके पूर्ण होगी वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। वहीं पर हमारे पास है, आद्या गुप्ता। आद्या गुप्ता है भाई साहब, इनके अंदर क्या है? ये खा रही है, मोमोज खा रही है, बर्गर खा रही है, पिज्जा खा रही है, तो उष्मा बन रही है ना, उष्मा बन रही है, इन पे किलो के भाव में उष्माएं बन रही है इनके, है ना। ये बर्गर खा रही है, मोमोज खा रही है ना, पिज्जा खा रही है, किलो के भाव में, किलो के भाव में यहां पर आप लोगों के पास क्या है? देखिए, किलो के भाव में इनके उष्मा बन रही है। तो भाई चंचल पना है इनके अंदर। सर ये चंचल कौन है? बेटा मैं चंचल पना बोल रहा हूं, नोटीनेस, नोटीनेस, चंचल पना। तो आद्या गुप्ता दीदी के अंदर चंचल पना है, नोटीनेस है। ये एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकती हैं, ये उचकती रहती हैं, घर के अंदर घूमती रहती हैं, है ना, उचक उचक के घूमती रहती हैं। तो इनके पिताजी क्या करेंगे? इनके पिताजी इनका खाना पानी बंद कर देंगे कि ये बहुत उचकती रहती है, ये बहुत उचकती रहती है, बहुत मस्ती करती है ना, कल से इसको दलिया दाल खिलाओ, कल से इसको दलिया दाल खिलाओ। इसका मतलब है कि आद्या गुप्ता उष्मा त्याग रही हैं, आद्या गुप्ता उष्मा त्याग रही हैं, आद्या गुप्ता के पास उष्मा नहीं है। तो इस प्रकार अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे हम उष्मा के आधार पर, ठीक है। हाँ, जंपिंग जीन है, हाँ ऐसा भी जीन होता है, मैंने पढ़ा था, मेंडल ने बताया था जंपिंग जीन है, आशीष कुमार मीना बता रहा है, ठीक है। सर बी पॉइंट यहां पर क्या होगा जरा देखिए, बी पॉइंट ये होगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का प्रवाह, ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। देखिएगा दूसरी चीज क्या होता है, दूसरी चीज किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए ऊष्मा के प्रवाह या अंतर्ग्रहण की जानकारी देता है। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा या तो अंदर आएगी, ऊष्मा या तो बाहर जाएगी, ये आप लोगों के पास है, ठीक है भाई। यस यस, अब आ जाओ। हाँ, प्रश्नु निषाद बोल रहा है कि ऊष्मा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है। हाँ बेटा, प्रश्नु तुम्हारी कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है? प्रश्नु निषाद लिख रहा है कि सर मैं ऊष्मा को न तो उत्पन्न करता हूं, ना ही घटित होने देता हूं, मैं तो ऊष्मा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता हूं। सुबह सुबह कौन सी ऊष्मा परिवर्तित कर रहा है? सांद्रता नहीं बताता है ये, रितेश सांद्रता नहीं बताता है। कौन सी ऊष्मा कन्वर्ट कर रहा है निषाद भैया? चलिए, ये दो चीजें ही बताता है बेसिकली। अब यहां पर देखो, अब देखो यहां पर क्या पॉइंट होगा। अब यहां पर आप लोगों को पास है कि भाई ऊष्मा गतिकी की सीमाएं यानी लिमिटेशंस। अगला जो पॉइंट है ऊष्मा गतिकी की सीमाएं,
लिमिटेशंस, सीमा यानी लिमिटेशंस। देखिएगा, हाँ अंजलि त्रिपाठी डिस्कस करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए देखिए, देखिए क्या पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास आएगा, क्या नहीं होगा, जरा देखने की कोशिश कीजिए। सर उष्मागतिकी की सीमाओं की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो उष्मागतिकी की सीमाओं के बारे में यहां पर क्या पॉइंट आप लोगों के पास होगा, क्या नहीं होगा, जरा देखने की कोशिश कीजिए। सर फर्स्ट पॉइंट यहां पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो फर्स्ट पॉइंट यहां पर क्या रहेगा, फर्स्ट पॉइंट कि भाई साहब उष्मागतिकी जो होती है वो उष्मा के बारे में तो जानकारी दे रही होती है कि भाई कोई भी अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलेगी या किसी अभिक्रिया में भी उष्मा अंदर की तरफ आएगी, इसके बारे में तो जानकारी दे देगी, लेकिन इसके बारे में कभी भी जानकारी नहीं दे पाएगी कि भाई साहब उष्मा की स्पीड कितनी है। उष्मागतिकी केवल उष्मा के बारे में जानकारी दे पाएगी, लेकिन बेटा स्पीड के बारे में आप लोगों को नहीं बता पाएगी कि कितनी स्पीड वहां पर है। मेरी बात को आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मेरी बात को आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यस, यानी फर्स्ट पॉइंट अगर मैं यहां पर लिखूं आप लोगों के पास, तो फर्स्ट पॉइंट यहां पर क्या दिया जा सकता है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा की जानकारी तो देगी, परंतु रासायनिक अभिक्रिया की गति के बारे में जानकारी नहीं देती है, गति के बारे में जानकारी नहीं देती है। बोलो इतनी चीज ठीक है, ठीक है इतनी चीज। यस, दूसरी चीज याद रखिएगा, उष्मागतिकी एक बड़े सिस्टम पर कार्य करता है, छोटे सिस्टम पर कार्य नहीं करता। जैसे देखो अभी आपके आसपास जैसे कोई पटना में बैठा है, कोई है ना यूपी में बैठा है, तो अभी ठंड का माहौल है एकदम, अभी खेत में गए हैं, सुबह सुबह खेत में से होकर आए हैं, है ना, सुरसुरी सुरसुरी लग रही होगी, बोलो जल्दी से, है ना। पटना बिहार यूपी के अंदर भी सुरसुरी लग रही होगी, ठंड का माहौल है। तो ठंड का माहौल ऐसे थोड़ी ना है कि राजपूत द्रविड़ के ही घर पर ठंडी लग रही है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि बिहार में सिर्फ राजपूत द्रविड़ के घर में ही ठंडी लग रही है। अरे भाई एक बड़े से एरिया में ठंडी का माहौल है। जैसे भाई मैं अभी कोटा में हूं, तो कोटा में भी सुरसुरी है, पर इतनी ज्यादा सुरसुरी नहीं है ना। पटना बिहार यूपी की तरफ, नॉर्थ इंडिया की तरफ सुरसुरी ज्यादा होती है बेटा, है ना, ठंडी ज्यादा लगती है वहां पर। तो एक बड़े से एरिया में ऐसा तो नहीं है कि दीवान तिवारी जिस कमरे में पढ़ा रहे हैं उसी में हिमालय की बर्फ की धाराएं बह रही हो, ऐसा नहीं होता। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होता है बड़े सिस्टम पर कार्य करता है, ठीक है, बड़े सिस्टम पर कार्य करता है। यह आप लोगों के पास क्या होता है, एक बड़े सिस्टम पर कार्य करता है, छोटे सिस्टम पर कार्य नहीं करता है। जैसे अंजलि त्रिपाठी, ठीक है, अंजलि त्रिपाठी है, अब अंजलि त्रिपाठी के घर पे ऐसे थोड़ी ना है कि सर सूर्य देवता खुद आए हो, है ना, सूर्य देवता प्रकट हुए हो कि नहीं अंजलि त्रिपाठी आपके घर पर हम प्रकट हो रहे हैं क्योंकि सर्दी है बेटा, ऐसा नहीं होता है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होता है वो एक बड़े सिस्टम पर कार्य करता है, छोटे सिस्टम पर कार्य नहीं करता, इंडिविजुअल किसी पर कार्य नहीं करता। समझ में आ रही है। तो उष्मागतिकी एक बड़े सिस्टम पर कार्य करेगा, छोटे सिस्टम पर कार्य नहीं करता है। ठीक है भाई, यस यस। हरेंद्र ढाका बोल रहा है सर खेत में नहाकर जाता हूं। अच्छा बेटा बहुत बढ़िया, नहाकर जाता हूं, सेंट वेंट भी लगा लिया कर बेटा हिरेंद्र, ठीक है। यहां पर बहुत बढ़िया, नहा धोकर क्या करने जा रहे हो बेटा, खेत में तो डब्बा लेकर जाया जाता है ना सुबह सुबह। हाँ मेरे गांव में जब मैं छोटा था तो डब्बा लेकर जाता था, नेरोलेक एशियन पेंट। अरे वहां डब्बे डब्बे नहीं समझते, अरे यार तुम लोग विदेशी आदमी हो आजकल के। इधर देखो, थर्मो
थर्मोडायनेमिक्स केवल बड़े सिस्टम पर थर्मोडायनेमिक केवल बड़े सिस्टम का अध्ययन करता है। थर्मोडायनेमिक्स केवल बड़े सिस्टम का अध्ययन करता है। छोटे सिस्टम का नहीं, छोटे सिस्टम का नहीं। तो ये हो गई फालतू की बातें कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, जिया सिद्दीकी गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड मॉर्निंग मेरे को नहीं बोल रही है, प्रीति को गुड मॉर्निंग बोल रही है जिया सिद्दीकी। प्रीति सखी आ गई बेटा, तेरी सखी। जिया जिया ओ जिया जिया, वो गाना नहीं था क्या? अरे वो कौन थी? अरे यार वो हीरोइन थी ना, डिंपल, क्या जिसके डिंपल पड़ते थे। अरे वो कौन सी थी यार गाना? एक तो रानी मुखर्जी थी और एक वो कौन सी थी यार, प्रीति जिंटा। उनका एक गाना नहीं सुना? जिया जिया ओ जिया जिया। सखी आ गई है प्रीति, तेरी सखी। प्रीति प्रीति सखी आ गई है, सखी सखी आ गई है, सखी आ गई है। चलिए, तो ये इंट्रोडक्शन है। अब ये मत पूछना कि नीट में इसमें से क्या आएगा, नीट में इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, नीट में इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, ये खाली आप लोगों को। हाँ इधर सुनो, हाँ इधर सुनो, इधर नीट में इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, ये खाली आपकी मन की तसल्ली के लिए कि सर पहले, वो बोल रहा था ना एक बच्चा कि सर पहले माहौल बनाओ, पहले माहौल बनाओ कि चैप्टर आता कैसे है, चैप्टर की शुरुआत कैसे हुई, तो माहौल के लिए है। सखी आ गई है, सखी आ गई है। हाँ, सखी आ गई है, सखी आ गई है मेरी सखी। ठीक है, कल मेरी वाइफ वो गाना सुन रही थी, वो उसकी बहन आई हुई थी। हाँ, मेरी वाइफ की बहन आई हुई थी, साली आई हुई थी, साली बहन, मेरी वाइफ की बहन। तो बोल रही जीजा जी, जीजा जी पिज्जा खिला दो। नहीं सुनो सुनो, अब तुमने छेड़ ही दिया है, दर्द के तार छेड़ दिए हैं, तो बोली जीजा जी है ना, पिज्जा खिला दो। अब मैंने बोला शकल में अगरबत्ती, दिमाग से मोमबत्ती। मैं कसम नहीं, सामने नहीं बोला, पागल है क्या? सामने दहेज प्रताड़ना का केस लगा देगी ना मेरे ऊपर, सामने नहीं बोलना होता है, दहेज प्रताड़ना का केस लगा देगी तो। हाँ, मैंने मन में बोला, मैंने कहा शकल से अगरबत्ती, दिमाग से मोमबत्ती, पिज्जा खाएगी है। खिलाना पड़ा भाई झूठी हंसी के साथ। वो फार्म हाउस पिज्जा खा गई, डकार गई दोनों बहनें। मेरे से पूछा भी नहीं, मतलब जिस आदमी ने पैसे दिए हैं, 385 रुपए दिए मैंने। हाँ, मतलब शिमला मिर्च भी खाने को नहीं मिली उस पिज्जा में। हाँ, ज्यादा कुछ बोल देता तो दहेज प्रताड़ना का केस लगा देते। सही बता रहा हूं मैं। तो शादी नहीं करनी होती भाई। ये तो तुम क्या सोच रहे हो, क्लिप काट लोगे? मैं हटवा दूंगा इसको, ये क्लिप ही हटवा दूंगा मैं अभी क्लास के बाद। हाँ, ये क्लिप हटेगी अभी। हाँ, ये क्लिप हट जाएगी कि जिज्जा जी है ना। हाँ, शादी उसी कन्या से करना जिसके भाई बहन नहीं हो, वरना हर दूसरे दिन आ जाते हैं पिज्जा खाने कि जिज्जा जी आज पानीपता से खाएंगे, वो जिज्जा जी आज ये खाएंगे। अरे भाई, जिज्जा जी को तो शिमला मिर्च भी खाने को नहीं मिल रही है यार, जिज्जा जी को लूटे जा रहे हैं। चलो, इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखो यहां पर, देखो इधर। हाँ, मौत का खेल है, मौत का खेल। शादी इजिकल टू में मौत का खेल। शादी, मैं तो कह रहा हूं केमिस्ट्री वेरी इजी। शादी इजिकल टू में ग्रेटर देन फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो। इनका सिलेबस तो फिर भी कर लोगे,
फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो का सिलेबस आसान है, इसका सिलेबस हमेशा आउट ऑफ सिलेबस रहता है, जनरल नॉलेज की तरह। क्वेश्चन कहां से आ जाए पता ही नहीं है। हाँ, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, पता ही नहीं रहता है, आउट ऑफ सिलेबस। कि तुम मेरी बहन के लिए पिज्जा नहीं खिला सकते है? 385 रुपए में तुम्हें जान निकल गई है? तुम्हारे दोस्तों पे तो तुम 500 रुपए की चाय पिला देते हो। अरे चाय तो जन्म सिद्ध अधिकार है। चाय तो मैं ऊपर से पैदा हुआ हूं लेकर। चाय के लिए तो जान हाजिर है। चाय और क्रिकेट। देखो, मैं कभी भी बाहर जाता हूं तो मैं पिज्जा बर्गर सरगर ये नहीं खाता हूं। मैं चाय दे दो, बिस्कुट दे दो मुझे, बस खुश हो जाता हूं मैं। चाय दे दो और बिस्कुट के पैकेट दे दो 3-4, बस उसी में ही अपना खो जाता है सब। चलो भाई, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात कर रहे थे तो चलता रहेगा। दुख दर्द की बातें हैं, ये दुख दर्द की बातें हैं, चलता रहेगा। आ जाओ। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। देखो पढ़ लो, कल सवाल कराऊंगा। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, फोन आ गया किसी का। रुको रे, फोन आ गया यार, 2 मिनट रुको, चक्कर पड़ गया है तो, चक्कर पड़ गया, रुको। हाँ क्लास, हाँ बताओ। नहीं बताओ, कुछ इमरजेंसी हो तो। हाँ देख लो है ना। चलो, हाँ तो तुमको क्या सुननी है मैम की बातें? अरे वो एक्सेस उसके पास भी है, वो शक करती है मेरे पे। उसको बहुत शक है मेरे ऊपर कि सुबह 8 बजे ही घर से भाग जाते हो। क्लास 8:45 पे होती है, मैं 45 मिनट पहले भाग जाता हूँ। तो वो शक करती है, तो उसने एक्सेस ले रखा है बैच का, तो वो गलती से सुन लिया। मेरे को लगा होगा सो रही होगी यार। जाग रही है दुर्गा माँ, दुर्गा माँ देख रही है सब। दुर्गा माँ अस्त्र लेकर बैठी होंगी, अब घर पर जाएंगे तो अस्त्र शस्त्र से स्वागत होगा हमारा। दुर्गा माँ जाग रही थी, हमने सोचा था कि दुर्गा माँ अभी विश्राम कर रही होंगी, पर दुर्गा माँ तो जाग रही थी। बैच का एक्सेस भी है। तुम आओ घर पे, बताती हूं मैं। ए भगवान, मैं तो आज 6 क्लास लूंगा भाई लगातार। घर पे जाना ही नहीं, पिज्जा लेके जाना पड़ेगा। चलो इधर आओ। हाँ भाई, 2 चीजें यहां पर आप लोगों के पास है, एक होता है सिस्टम, एक है सराउंडिंग। ठीक है, यहां पर आप लोगों के पास क्या है? एक तो होगा बेटा आप लोगों के पास सिस्टम, एक होगा आप लोगों के पास सराउंडिंग। ठीक है, क्या चीजें यहां पर आप लोगों के पास होंगी, क्या चीजें नहीं होंगी, जरा समझने की कोशिश कीजिए। सराउंडिंग मतलब डीटी सरवाइव, डीटी सरवाइव। सराउंडिंग मतलब क्या हो गया? डीटी सरवाइव है। और सिस्टम मतलब क्या हो गया? सिस्टम का मतलब हो गया डीटी सर। समझ लेना, ये सिस्टम का मतलब क्या हो गया? डीटी सर। सराउंडिंग का मतलब है डीटी सर वाइफ, और सिस्टम का मतलब है डीटी सर। और ये जो व्हाइट कलर का देख रहे हो, ये है आप लोग। ये जो व्हाइट कलर की देख रहे हो ना, ये लाइन, ये बाउंड्री जो देख रहे हो, ये है बेटा हमारी क्लास। ये हमारी क्लास है। जो अंदर का है पार्ट, वो डीटी सर है। और सर यहां पर आप लोगों के पास क्या है? डीटी सर की वाइफ है। जरा समझना यहां पर प्लीज, कंसेप्ट को समझ लेना, कंसेप्ट को समझ लेना। भाई साहब, अब जो आग के गोले आएंगे, अब जो आग के गोले आएंगे, यानी भाई साहब होगा क्या? वहां से जो ऊष्मा आ रही है, या तो मैं ग्रहण कर लूं, या यहां से जो ऊष्मा आ रही है वो यहां पर ये ग्रहण कर ले। मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, मजाक अपनी जगह पर है, वापिस आ जाओ पढ़ाई के मोड में। सर वहां से जो ऊष्मा आ रही है, या तो मैं ग्रहण कर लूं, या मेरे से जो ऊष्मा निकल रही है, या तो वो ग्रहण कर ले।
मतलब भाई सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या पॉइंट हो रहा है, जरा समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश कीजिए। वहां से जो ऊष्मा आ रही है या तो ये ग्रहण करे, यहां से जो ऊष्मा जा रही है या तो वो ग्रहण करे। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक ही चीज हो सकती है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक ही चीज हो सकती है, और वो है ऊष्मा का आदान प्रदान। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक ही चीज हो सकती है, और वो क्या है, ऊष्मा का आदान प्रदान। कभी सिस्टम सराउंडिंग से ऊष्मा लेगा, कभी सिस्टम सराउंडिंग को ऊष्मा देगा। बोलो इतनी चीज ठीक है? यस। और भाई साहब कभी कभी बचाने के लिए आप लोग आ जाओगे, कभी कभी बचाने के लिए बेटा आप लोग आ जाओगे। मतलब कि भाई कितनी ऊष्मा सिस्टम झेल पाएगा, कितनी ऊष्मा सिस्टम झेल पाएगा, यह डिपेंड करता है उसकी बाउंड्री पर। सपोज कीजिए, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। जैसे मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि भाई साहब अभी मैं इस कमरे के अंदर हूं, अभी एकदम मैं इस कमरे के अंदर हूं, और इस कमरे के बाहर का जो तापमान है वो एकदम सुरसुरी वाला तापमान है, यानी ठंडा वाला तापमान है। अभी इस कमरे के बाहर सुरसुरी वाला तापमान है, ठंडा तापमान है। लेकिन भाई साहब अभी मैं इस कमरे में होकर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब है कि इस कमरे में मुझे अभी ठंड नहीं लग रही है, इस कमरे के अंदर अभी मुझे ठंड नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि बाहर के वातावरण और मेरे बीच में ये कमरे की दीवारें हैं, बाहर के वातावरण और मेरे बीच में ये कमरे की दीवारें हैं। या आप इसको इस तरीके भी समझ सकते हो कि मेरी वाइफ, एक तरीके से ही मान सकते हो कि आप वातावरण है, सराउंडिंग है। अभी मैं उसको टॉन्ट मारे जा रहा हूं, है ना, टॉन्ट मारे जा रहा हूं, तो क्या हो गया, वाइफ का तापमान बढ़ा हुआ है, वाइफ का तापमान एकदम बढ़ा हुआ है, टॉन्ट मारे जा रहा हूं, है ना। बस चलेगा, चाकू छुरी बेलन डंडा झाड़ू ऊष्मा देने के लिए तैयार है, डंडा फेंकने के लिए तैयार है, झाड़ू फेंकने के लिए तैयार है, मुंह से आग के गोले बरसाने के लिए तैयार है, ताने मारने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे पे असर ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मेरी वाइफ जैसे सराउंडिंग और मेरे जैसे सिस्टम के बीच में ये कमरा है, ये कमरा यहां पर क्या है, बाउंड्री है। ये कमरा यहां पर क्या है बेटा, बाउंड्री है। यानी बेटा उनके द्वारा आए गए शब्दों को अभी मैं झेल नहीं पा रहा। बोलो, कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि सिस्टम और सराउंडिंग का मतलब क्या है। सिस्टम और सराउंडिंग का मतलब यह है कि भाई साहब सिस्टम क्या होता है, जहां पर आप अध्ययन करोगे। जैसे कल मैं अगर जिंदा लौट के ना हूं तो तुम अध्ययन करोगे कि सर को कितनी पिटाई हुई होगी, है ना, सर को कहां कहां पर मारा गया होगा, है ना, सर की कितनी मतलब जमीन पर पटक पटक के धोया होगा। तो मतलब सिस्टम का मतलब यह है कि भाई साहब जहां पर ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन किया जाएगा। आप मेरे से अध्ययन करोगे, मेरी हालत देख के अध्ययन करोगे कि हाँ भाई टूट फूट कर आए हैं, ये भयंकर रूप से ऊष्मा लिए इन्होंने। ठीक है, कहने का मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि सिस्टम मतलब जहां पर ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इस यूनिवर्स यानी इस ब्रह्मांड का वह भाग, मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा सर, ब्रह्मांड का वह भाग जहां पर ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, सिस्टम यानी निकाय कहलाता है। जबकि सराउंडिंग का मतलब क्या होता है सर, सराउंडिंग का मतलब होता है सिस्टम को छोड़कर ब्रह्मांड का वह भाग जहां पर ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, वो सराउंडिंग यानी परिवेश कहलाता है। समझ में आ गई इतनी चीज, समझ में आ गई इतनी चीज, बोलो बोलो भाई यस। तो अगर मैं लिखूं यहां पर, देखो अभी तक कल मैं अगर लौट के ना हूं तो मेरी जायदाद मेरी मम्मी के नाम करवा देना, ठीक है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट यहां पर आप लोगों को पास है, निकाय यानी परिवेश, सॉरी निकाय यानी सिस्टम।
वो एक वो फनी मीम कौन सा होता है, सिस्टम फाड़ देंगे लगता है कल सिस्टम बिगड़ने वाला है हो सकता है भाई। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का वह भाग, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का वह भाग ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स का वह भाग, ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स का वह भाग जिसमें, ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स का वह भाग जिसमें ऊष्मा का या ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। निकाय, निकाय यानी सिस्टम कहलाता है। ठीक है भाई, ये तो हो गया ए पॉइंट, ये तो हो गया ए पॉइंट। हाँ, रितेश लिख रहा है डोंट वरी सर, हम फ्यूचर में डॉक्टर करके आपके अच्छे से इलाज करेंगे। अरे तू मेरा इलाज क्या करेगा, तेरा खुद का यही ऑपरेशन होगा। रितेश लिख रहा है कि सर हम डॉक्टर बन जाएंगे तो आपका इलाज कर देंगे। बेटा तेरी भी शादी होएगी, तेरे भी खूब ऑपरेशन होंगे, अभी हो तो लेने दे, अभी 10 साल रुक जा बेटा। हाँ, जो अभी चहक रहा है ना मन में, तेरे लड्डू फूट रहा है कि शादी के बाद काजू बादाम निकलेंगे, नहीं बेटा काजू बादाम नहीं निकलते हैं, है ना। अपन को ऐसा ही फील होता है कि शादी कर लेंगे सर जीवन में मजे ही मजे, मजे ही मजे। नहीं बेटा, जिनको तुम काजू बादाम समझ के खा रहे हो वो असल में मूंगफली जैसा आप लोगों को फील होएगा। कोई मतलब वाली बात नहीं, सब माया मोह है बेटा। हाँ चलिए, निकाय यानी परिवेश, देखिएगा ठीक है, निकाय यानी परिवेश, सब माया मोह है। मैं तो माया मोह त्याग के हिमालय, हिमालय जाऊंगा, अब तो हिमालय पर तपस्या करूंगा मैं, ठीक है। हो सकता है मैं समुद्र किनारे भी चला जाऊं, ऐसे तपस्या में लीन हो जाऊं मैं, कि सर समुद्र किनारे क्यों जाना है आपको तपस्या करने। अरे मतलब विचारों में शुद्धता लाओ, कभी तो विचारों में शुद्धता लाओ। मैं हिमालय की बात कर रहा हूं, तुम नीचे समुद्र लिख रहे हो कि सर समुद्र किनारे है। कभी तो विचारों में शुद्धता लाओ दुष्टों, इसीलिए सिलेक्शन नहीं हो रहे तुम्हारे। बी पॉइंट यहां पर आप लोगों को पास है, परिवेश, सराउंडिंग, परिवेश यानी सराउंडिंग, परिवेश यानी सराउंडिंग। देखो इधर देखो, परिवेश यानी सराउंडिंग। अब बहुत हंस ली, अब सीरियस हो जाना, मैं चैटिंग बंद कर दूंगा वरना, पढ़ाने दो अब। हाँ, निकाय यानी सराउंडिंग, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, ब्रह्मांड, ऐसे लिखो, निकाय निकाय अर्थात सिस्टम के अतिरिक्त, यूनिवर्स का। अभी ट्रिक लिखवाऊंगा एक, गहन गुणधर्म को याद करने की ट्रिक लिखवाऊंगा। ट्रिक का नाम सुन लो पहले, बीपी ऑफ मिस्टर वीसी डिक्रीज वेन सी तब्बू। गहन गुणधर्मों को याद करने की एक ट्रिक है मेरे पास, बीपी ऑफ मिस्टर वीसी डिक्रीज वेन सी तब्बू। सर इससे ही याद करवाऊंगा, अभी सब्र रखो। निकाय अर्थात सिस्टम के अतिरिक्त यूनिवर्स का शेष भाग, निकाय अर्थात सिस्टम के अतिरिक्त यूनिवर्स का शेष भाग परिवेश, सराउंडिंग कहलाता है। परिवेश यानी सराउंडिंग कहलाता है, या ऐसे लिखो, यूनिवर्स का शेष भाग जो, जिसके साथ
ऊष्मा का आदान प्रदान किया जाता है। परिवेश यानी सराउंडिंग कहलाता है। परिवेश यानी सराउंडिंग कहलाता है। बोलो इतनी चीज। हाँ, बोलो इतनी चीज। अब अगर इतनी चीज हो गई है, चैटिंग बंद, चैटिंग बंद, बहुत हंस लिया अब तुम, पढ़ने नहीं दे रहे हो पढ़ने वाले बच्चों को। सर निकाय हो गया, परिवेश हो गया। अब यहां पर सी पॉइंट आप लोगों के पास क्या है? सी पॉइंट है बेटा सीमाएं यानी बाउंड्रीज। देखो इधर, सीमाएं यानी बाउंड्रीज। और अभी मैंने आप लोगों को डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश की थी। सीमाएं क्या करती हैं? जैसे ये सीमा है, बाउंड्री है, जैसे इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री नहीं होती, तो सीमाएं क्या करती हैं? दो चीजों को अलग करती हैं कि नहीं करती? बताओ। जो सीमाएं होती हैं आप लोगों के पास दो चीजों को अलग करती हैं। जैसे भाई साहब हमारे पास यहां पर सराउंडिंग है, परिवेश है, एक हम लोगों के पास यहां पर सिस्टम है। सीमाएं क्या करती हैं भाई साहब? हमारे पास सराउंडिंग और यहां पर सिस्टम को अलग करती हैं, तो भाई ये सीमाएं हैं। अब कभी कभी हो सकता है कि भाई साहब ये ऊष्मा के आदान प्रदान के लिए चालक हों। कभी कभी ये सीमाएं क्या करेंगी? ठीक है भाई, ऊष्मा का आदान प्रदान करना है, कर लो। कई बार ये सीमाएं क्या बोलेंगी कि नहीं, हम ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करने देंगे। कई बार तो ये सीमाएं बोल देंगी कि हम ऊष्मा का आदान प्रदान करने देंगे। कई बार ये सीमाएं बोल देंगी कि हम ऊष्मा का आदान प्रदान करने नहीं देंगे। कई बार ये दृढ़ हो सकती है, कठोर हो सकती है सीमाएं। कई बार ये लचीली हो सकती है। कई बार ये सीमाएं चालक हो सकती हैं, कई बार ये कुचालक हो सकती हैं। मतलब बाउंड्री आप लोगों के पास अल्टीमेटली परिवेश और सिस्टम को अलग करने की एक इमेजिनरी, काल्पनिक या वास्तविक चीज है। बोलो ठीक है इतनी चीज? यस। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसी काल्पनिक या वास्तविक ऐसी काल्पनिक या वास्तविक संरचना जो निकाय तथा परिवेश को अलग अलग रखती हैं, ऐसी काल्पनिक या वास्तविक संरचना जो निकाय तथा परिवेश को अलग अलग रखती हैं, सीमाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं आप लोगों के पास? सीमाएं कहलाती हैं। याद रखिएगा जो सीमाएं होती हैं, सीमाएं निम्न प्रकार की हो सकती हैं, यहीं पर लिख लो। सीमाएं निम्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे यहां पर आप लिख सकते हैं सीमाएं दृढ़ एवं लचीली हो सकती हैं। बी पॉइंट, सीमाएं चालक एवं कुचालक हो सकती हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, कोई विशेष चीज नहीं है, कोई विशेष चीज नहीं है, एकदम सिंपल सी चीज है। सर ये चीज अगर हो गई है तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा आप लोगों के पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी ऊष्मा गतिकी निकाय।
थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी उष्मागतिकी निकाय की हम लोग यहां पर बात करेंगे। क्या पॉइंट हो गया बेटा आप लोगों के पास? थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी उष्मागतिकी निकाय। अब ये क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, क्या नहीं होता है, जरा ध्यान पूर्वक आप समझने की कोशिश कीजिए। तो भाई साहब यहां पर उष्मागतिकी निकाय आप लोगों के पास तीन प्रकार के रहेंगे। देखिएगा, तीन प्रकार के आप लोगों के पास यहां पर उष्मागतिकी निकाय हो सकते हैं। देखिए, एक यहां पर मैं डेफिनेशन भी लिखवा रहा हूं परंतु समझने की कोशिश कीजिए। एक तो होता है बेटा ओपन सिस्टम, एक होता है बेटा आप लोगों के पास क्लोज्ड सिस्टम, एक होता है बेटा आप लोगों के पास आइसोलेटेड सिस्टम। क्या पॉइंट होता है बेटा यहां पर? एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सिस्टम, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। यह आप लोगों के पास उष्मागतिकी निकाय होते हैं। ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब जरा यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा क्या क्या चीजें यह होने वाली हैं। ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अगर आप इनको देख रहे हो, अगर आप इनको देख रहे हो तो यहां पर काम समझ ही आ गया। एक चाय का कप है, ओपन है। एक चाय का कप है बेटा और वो ओपन है। तो अगर आप इस चाय के कप को थोड़ा सा भी इधर उधर हिलाते हो तो इस चाय के कप में से क्या होगा, चाय भी गिर सकती है। और थोड़े समय के लिए अगर चाय के कप में, खुले चाय के कप में आप चाय रखते हो तो चाय धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। मतलब ओपन सिस्टम या खुले निकाय में क्या होगा सर, हीट का ट्रांसफर भी होगा यानी उष्मा का आदान प्रदान भी होगा और मास ट्रांसफर भी होगा यानी द्रव्यमान का आदान प्रदान भी हो सकता है। खुले कप के अंदर चाय, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डायग्राम से याद हो गया कि भाई ओपन सिस्टम का मतलब है जहां पर मास का आदान प्रदान भी होगा और हीट का आदान प्रदान भी होगा। सर क्लोज्ड सिस्टम का मतलब क्या हो गया? अरे भाई चाय के कप पर हम लोगों ने पतीली ढक दी या प्लेट ढक दी। अब चाय के कप पर जब हम प्लेट ढक देंगे तो क्या होगा बेटा? सर मास का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, मास का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ऊपर से पैक कर दिया है ना अब हमने प्लेट लगाकर, तो मास का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। लेकिन हां भाई साहब, ये आप लोगों के पास उष्मारोधी चाय का कप नहीं है, नॉर्मल कप है। आप देखिए नॉर्मल कप में भी चाय ठंडी हो जाती है, ये तो आपका डेली लाइफ एक्सपीरियंस है। नॉर्मल कप में भी बेटा आप लोगों के पास चाय क्या हो जाती है बेटा, ठंडी हो जाती है। इसका मतलब कि भाई साहब यहां पर द्रव्यमान का आदान प्रदान तो नहीं हो रहा है यानी मास का ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है, परंतु उष्मा का आदान प्रदान यहां पर आप लोगों के पास डेफिनेटली होगा। यहां पर उष्मा का आदान प्रदान आप लोगों के पास डेफिनेटली होगा। बोलो इतनी चीज ठीक है? यस। अब अगर इतनी चीज यहां पर ठीक है तो यहां पर पॉइंट आ रहा है आइसोलेटेड सिस्टम। यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास क्या आ रहा है मेरे दोस्त? आइसोलेटेड सिस्टम। सर आइसोलेटेड सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड है, एकदम अलग थलग है, किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि उन्हें भाई कोई लेना देना नहीं है संसार में क्या चल रहा है, उन्हें सिर्फ अपना है ना लक्ष्य पता होता है कि भाई हम लोगों को डॉक्टर बनना है या हम लोगों को इंजीनियर बनना है। तो आइसोलेटेड सिस्टम भी उसी प्रकार के होते हैं, किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। ना तो ये द्रव्यमान का आदान प्रदान करेंगे, ना ही ये उष्मा का आदान प्रदान करेंगे। याद रखो, इसीलिए थर्मल फ्लास्क आते हैं। थर्मल फ्लास्क में आप चाय रखते हो, थर्मल फ्लास्क में आप बच्चों के लिए दूध रखते हो, थर्मल फ्लास्क में आप यहां पर क्या रखते हो? कॉफी रखते हो। तो उस थर्मल फ्लास्क में क्या होता है कि जो कप होते हैं वो उष्मारोधी होते हैं, उष्मारोधी पदार्थ के बने होते हैं। यानी उस कप के बाहर से उष्मा भी नहीं निकलेगी और भैया द्रव्यमान तो वैसे ही बाहर नहीं निकलेगा। ये देखें कि नहीं देखे आपने चीजें, बिल्कुल डेली लाइफ से। उम्मीद करूंगा कि क्लियर हो गया ये पॉइंट, उम्मीद करूंगा कि एकदम पॉइंट क्लियर हो गया। बताओ बताओ, क्लियर हो गए ये सारे पॉइंट? तो अगर मैं उष्मागतिकी निकाय की बात करूं, उष्मागतिकी निकाय यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, उष्मागतिकी निकाय यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब क्या चीजें होती है बेटा आप लोगों के पास, क्या नहीं होती है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, उष्मागतिकी निकाय तीन प्रकार के होते हैं।
उष्मागतिकी निकाय आप लोगों के पास 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के। जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। पहला यहां पर आप लोगों के पास जो आ रहा है वो है खुला निकाय, ओपन सिस्टम। खुला निकाय यानी ओपन सिस्टम, खुला निकाय यानी ओपन सिस्टम। जरा देखिए क्या पॉइंट यहां पर आप लोगों को पास होगा। कल की क्लास सवालों से भरी रहेगी, इसलिए मेंटली प्रिपेयर होकर आइएगा। कल की पूरी क्लास बेटा आप लोगों के पास सवालों से भरी रहेगी, इसलिए मेंटली प्रिपेयर होकर आइएगा। खुला निकाय यानी ओपन सिस्टम। तो अगर मैं खुले निकाय यानी ओपन सिस्टम की बात करूं तो क्या आप लोगों के पास हो सकती है? जरा देखिएगा यहां पर ऐसे निकाय या ऐसा निकाय जिनके द्वारा द्रव्यमान व ऊष्मा ऐसे निकाय जिनके द्वारा द्रव्यमान व ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान संभव है। ऐसे निकाय जिनके द्वारा द्रव्यमान व ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान संभव है, खुला निकाय कहलाता है। खुला निकाय आप लोगों के पास कहलाता है। ठीक है, ठीक है। यानी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, खुले चाय के कप में चाय या कॉफी। ठीक है, एकदम आसान चीज है। हाँ प्रीति, बहुत जल्दी आ रहे हैं बेटा, बहुत जल्दी आ रहे हैं। 20 तारीख को आ रहे हैं। सेकंड पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या है? सेकंड पॉइंट है बेटा यहां पर आप लोगों के पास खुले निकाय के बाद यहां पर आप लोगों के पास आएगा बंद निकाय यानी क्लोज्ड सिस्टम। बंद निकाय यानी क्लोज्ड सिस्टम, बंद निकाय यानी क्लोज्ड सिस्टम। अब ये क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, क्या नहीं होता है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। बंद निकाय यानी क्लोज्ड सिस्टम। अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, क्या पॉइंट लगेगा यहां पर, जरा देखिएगा। ऐसा निकाय जिनके द्वारा केवल ऊष्मा का आदान प्रदान संभव है। द्रव्यमान का आदान प्रदान ऐसे निकाय जिनके द्वारा केवल ऊष्मा का आदान प्रदान संभव है, द्रव्यमान का आदान प्रदान संभव नहीं है। ठीक है, हाँ हो जाएगा बेटा किरण पटेल, बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ऐसे निकाय जिनके द्वारा केवल ऊष्मा का आदान प्रदान संभव है, द्रव्यमान का आदान प्रदान संभव नहीं है, बंद निकाय कहलाता है। ये पॉइंट है। किरण पटेल आप 1.0 से मेरे पिछले साल के ऑर्गेनिक के नोट्स पढ़ सकते हो, बट इस साल ऑर्गेनिक में मैं कुछ चेंज करूंगा। आपको पता है मैं हर साल चेंज करता हूं, कंटेंट मेरा सेम कभी भी नहीं रहता है, मैं हमेशा अपडेट करता हूं अपने कंटेंट को। तो कंसेप्ट वही रहेंगे किरण, कंसेप्ट ऑर्गेनिक के वही रहेंगे। क्वेश्चंस इस बार मैं आईआईटी के ऐड करने जा रहा हूं, कुछ टफ क्वेश्चन होंगे, कुछ आईआईटी के क्वेश्चन होंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैच द कॉलम क्वेश्चन, ये सब बढ़ाने वाला हूं, तो ये तैयार करिएगा। खुला निकाय, बंद निकाय, ये सब है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या रहेगा, जरा देखिए। सर तीसरा पॉइंट यहां पर, अच्छा इसके एग्जांपल आप लिख सकते हो।
इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो बेटा, एग्जाम्पल लिख सकते हो, बंद कप में चाय या कॉफी, बंद कप में चाय या कॉफी। ठीक है भाई, हाँ हाँ ठीक है सर। थर्ड पॉइंट यहां पर क्या रहेगा आप लोगों के पास? थर्ड पॉइंट रहेगा खुला निकाय, बंद निकाय, एक रहेगा विलगित निकाय। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय यानी आइसोलेटेड सिस्टम। क्या रहता है बेटा आप लोगों के पास, क्या नहीं रहता है? जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। हाँ, जया खान बिल्कुल हो सकता है 5 महीने में नीट क्लियर, बट अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो सारी चीजें संभव है। नीट तो 3 महीने में भी निकल सकता है, नीट तो 3 महीने भी निकल सकता है, लेकिन ढंग से मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है सर, विलगित निकाय यानी आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? सर ऐसा निकाय जिनके द्वारा, ऐसा निकाय जिनके द्वारा ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान हो, ऐसा निकाय जिनके द्वारा ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान हो, ना ही द्रव्यमान का आदान प्रदान हो, विलगित निकाय कहलाता है। विलगित निकाय कहलाता है। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हो यहां पर थर्मल फ्लास्क में चाय या कॉफी। आसान चीज है, कोई विशेष चीज नहीं है। ठीक है, हाँ नहीं नीरज, ये थ्योरी पढ़ानी तो पड़ेगी ना, मुझे पता है नीट में इसमें से कुछ भी नहीं आना है, नीट में इसमें से कुछ भी नहीं आता है, बट पढ़ानी तो पड़ेगी ना, वरना कुछ बच्चे लिख देंगे सर आपने खुला निकाय नहीं पढ़ाया, बंद निकाय नहीं पढ़ाया, विलगित निकाय। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसमें से कहां क्वेश्चन आते हैं यार, इसमें से कहां क्वेश्चन आएंगे, बट पढ़ाना तो पड़ेगा। नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर बोल दोगे, नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर बोल दोगे। ठीक है, अब आप लोगों के पास क्या आता है, देखो इधर ऊष्मागतिकी निकाय के फलन। ठीक है, हाँ मंसूरी साहब मैं 2.0 में आ रहा हूं, 20 या 21 को आ रहा हूं, है ना, 20 या 21 को आ रहा हूं। पढ़ाना तो पड़ेगा ना, मैं भी जानता हूं कि इसमें से नीट में कुछ भी नहीं आएगा। नीट में क्या, नीट वालों के पास यही फोकट टाइम बचा है कि परिभाषाएं पूछेंगे, नीट में से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना, तो पढ़ाना तो पड़ेगा, मुझे पता है कि नहीं आएगा, लेकिन पढ़ाना पड़ता है। फिर जब चीजें आएंगी तब आप लोगों को फिर क्वेश्चन में ये चीजें काम आती है, इसलिए। ठीक है, अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो क्या है, ऊष्मागतिकीय फलन। थर्मोडायनेमिक फंक्शन। ऊष्मागतिकीय फलन, थर्मोडायनेमिक फंक्शन। अब जरा आप देखने की कोशिश करो, दो तरीके की चीजें यहां पर आप लोगों के पास होंगी, दो तरीके की चीजें होंगी। देखो जरा, जैसे मान लीजिए ये है आप लोगों के पास महिला मित्र का घर या गर्लफ्रेंड का घर, जैसे एक है गर्लफ्रेंड का घर, है ना, गर्लफ्रेंड का घर आपके, मेरे तो कहीं नहीं, शादीशुदा आदमी है, मोह माया त्याग रखा है मैंने तो,
गर्लफ्रेंड शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, आप लिखिए फ्रेंड का घर। गर्लफ्रेंड शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, फ्रेंड का घर लिखिए, फ्रेंड का घर। जरा मेरी बात को समझिए। और ये है बेटा हमारा राजपूत द्रविड़, राजपूत द्रविड़, ये हमारा भैया है राजपूत द्रविड़, ये हमारा भैया है राजपूत द्रविड़। अब जरा समझिएगा, जरा समझिएगा, ये राजपूत द्रविड़ इसके फ्रेंड के घर किस तरीके से जा सकता है। ये जो राजपूत द्रविड़ है ये इसके फ्रेंड के घर कैसे जा सकता है, जरा देखिए। एक तो ऐसे ये सीढ़ियों से जाए, ऐसे, एक तो ये सीढ़ियों से जाए, एक हो सकता है भाई साहब कि ये छत पे से जाए, छत पे से जाए, हो सकता है ये रस्सी से चढ़ के जाए। मतलब तीन रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं भाई साहब। राजपूत द्रविड़ के पास तीन तरीके के रास्ते हैं, तीन तरीके के रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर 3, तीन तरीके के रास्ते हैं फ्रेंड के घर तक पहुंचने के लिए। या तो ये दरवाजा खटखटाए और बोले मुझे अपनी दोस्त से मिलना है, तो उधर तो पिताजी AK-47 लेकर खड़े हैं कि दोस्त से मिलना है तो चलो पहले स्वर्ग लोक के दर्शन करा दे तुमको, है ना। अगर ये सीधा जाएगा तो पिताजी वहीं AK-47 लेके खड़े हैं, पिताजी वहीं स्वर्ग लोक पहुंचा देंगे कि अच्छा दोस्त से मिलने जा रहा है, आओ पहले स्वर्ग लोक में भगवान से मिलकर आओ फिर आना बेटा, ठीक है। दूसरा तरीका है छत से जा रहा है, और तीसरा तरीका है बेटा आप लोगों के पास यहां पर रस्सी से लटक के जा रहा है कि दोस्त से मिलके तो रहूंगा, चाहे प्राण पखेरु उड़ जाए, रस्सी से जाना पड़े, चढ़ के जाना पड़े, लेकिन जाकर मानूंगा, जाकर मानूंगा, है ना। प्राण पखेरु उड़ जाए लेकिन जाकर मानूंगा। मतलब समझने की कोशिश कीजिए, ये राजपूत द्रविड़ की क्या है, प्रारंभिक अवस्था है, और ये फ्रेंड का घर अंतिम अवस्था है। देखिएगा प्लीज इधर, ये आप लोगों के पास है प्रारंभिक अवस्था, ये आप लोगों के पास क्या है बेटा, प्रारंभिक अवस्था, और ये है अंतिम अवस्था, अंतिम अवस्था। एक है प्रारंभिक अवस्था और एक है अंतिम अवस्था। कहने का मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए क्या पॉइंट है, ठीक है। जरा समझने की कोशिश कीजिए क्या पॉइंट है। पॉइंट यह है कि भाई साहब ऐसे फलन जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के साथ साथ पथ पर भी निर्भर कर रहे हैं। भाई टाइम कहां से ज्यादा लग रहा है, रस्सी से चढ़ेगा, एक तो पता लगे कि 12 बजे रात को चढ़ने लगा रस्सी पर और सुबह की 6 बज गई, तो फिर तो जाने का कोई मतलब नहीं है ना। पिताजी ऊपर पौधों में पानी डालने आ रहे होंगे तो पिताजी धर लेंगे बेटा कि ये 12 बजे से 5 बजे तक रस्सी पे ही चढ़ रहा था ये, है ना, फिर तो कोई मतलब नहीं है ना। हाँ ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, हाँ अवस्था फलन में बताऊंगा ना बेटा, अभी अवस्था फलन पायल, अभी तो पथ फलन बता रहा हूं, अवस्था फलन भी बताऊंगा। मतलब यहां पर क्या पॉइंट है, पॉइंट यह है कि भाई प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में तो जाना ही है, परंतु पथ पर जाना डिपेंड करेगा कौन से पथ से कम टाइम लग रहा है। मतलब निकाय के ऐसे गुण जो कि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के साथ साथ पथ पर भी निर्भर करते हैं, पथ फलन कहलाते हैं, पथ फलन कहलाते हैं। जबकि हमारा रितेश है, हमारा रितेश है, ये रितेश है, इधर देखो हमारा रितेश है, रितेश है, ये इसकी फ्रेंड का घर है। चुटिया बनाओ सर, ऐसे मिक्की माउस वाली चुटिया। गुलाब जल लगाओ सर, गुलाब जल। हाथ में पिंक फोन दे दो सर, और ये पिंक बैग दे दो, ये पिंक बैग हो गया, ये है। और एक हमारे रितेश भैया है, ये रहा रितेश सर, रितेश के बाल ऐसे, ये रितेश है, ये हमारा रितेश है, ठीक है। तो पॉइंट यहां पर क्या है, रितेश को कोई लेना देना नहीं है, रितेश को कोई लेना देना नहीं है। इसकी प्रारंभिक अवस्था यह है, इसकी प्रारंभिक अवस्था यह है, और इसकी अंतिम अवस्था यह है। इसको अपना लक्ष्य ध्यान है, इसको अपना लक्ष्य ध्यान है।
रितेश को अपना लक्ष्य ध्यान है कि मुझे ये जो यहां पर बैग के अंदर केमिस्ट्री के नोट्स लाई है, मुझे इससे नोट्स लेने हैं। नोट्स ही लेगा बेटा, पढ़ाई की बातें होगी बेटा, पढ़ाई की। हाँ हाँ, रितेश का लक्ष्य एकदम क्लियर है कि मुझे एम्स जाना है, और ये जो कन्या यहां पर केमिस्ट्री के नोट्स लेकर खड़ी है, इससे नोट्स लेने हैं। इससे क्या लेने हैं? नोट्स लेने हैं। मतलब रितेश का एकदम माइंड क्लियर है, वो पथ पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, उसको सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम अवस्था से लेना देना है। समझ में आ गई भाई? समझ में आ गई भाई? यस। तो यहां पर आप लोगों के पास पॉइंट क्या है सर? यहीं पर यह पॉइंट है कि जो कि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के साथ साथ चल रहा हो, वो आप लोगों के पास क्या कहलाएगा? पथफलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? पथफलन यहां पर कहलाएगा। बोलो इतनी चीज ठीक है? बोलो इतनी चीज क्लियर है यहां पर? बोलो भाई, बोलो भाई। यस यस। अब देखो इधर, अब देखो, है ना? अब देखो, अब यहां पर देखो क्या है कि सर इधर से इधर आने में तो टाइम लगेगा, पर रितेश हमारा चालाक है। रितेश क्या करेगा कि सर मुझे तो नीचे पहुंचना है। रितेश क्या बोल रहा है? सर मुझे तो नीचे पहुंचना है, मैं ऐसे आऊंगा यहां से लिफ्ट में, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। ये लिफ्ट मतलब वो इस मार्ग से नहीं आ रहा है, वो किसी अन्य मार्ग से नहीं आ रहा है, वो तो प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में आना चाह रहा है। वो तो प्रारंभिक से अंतिम अवस्था में आना चाह रहा है, प्रारंभिक से अंतिम अवस्था में आना चाह रहा है। मतलब ढंग का सा फोटो बनाओ सर, अच्छा नहीं लग रहा है। रितेश को बुरा लग गया है कि सर ढंग का सा फोटो बनाओ। ठीक है, ये देखो रितेश बुरा मान गया है सर। देखिए चुटिया बनाओ सर, पिंकी वाली चुटिया। ये लो चुटिया, ये चुटिया, ये गुलाब जल, हाँ, ये एप्पल का फोन, और ये केमिस्ट्री के नोट्स। ठीक है, ये हमारा रितेश। पीलिया हो रहा है, इसको पीलिया नहीं, बाल तो वैसे बनाओ ना, बाल बहुत है रितेश के। ये खुपड़िया पे ये बाल बना दिए, ये रितेश है। तो भाई साहब रितेश ऐसे उतर के नहीं आ रहा है। रितेश ने कहा मुझे कोई लेना देना नहीं है। रितेश ने कहा मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरी प्रारंभिक अवस्था है, मेरा लक्ष्य है बेटा नीचे जाकर दोस्त से केमिस्ट्री के नोट्स लेने हैं। नीचे जाकर मुझे दोस्त से केमिस्ट्री के नोट्स लेने हैं। वो बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारी जगह नोट्स देने भी हैं। वो बोलेगा मैं तो सीधा नीचे आऊंगा, सीधा नीचे आ जाऊंगा, सीधा नीचे आ जाऊंगा, यानी सीधा यहां पर आप लोगों के पास ये आ जाएगा, सीधा नीचे आ जाएगा, प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में आ जाएगा। बोलो बोलो भाई। यानी यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास क्या हो गया? ये तो हो गया पथफलन, और ये हो गया अवस्था फलन। तो ए पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या रहेगा? पथ फलन। देखो इधर, पाथ फंक्शन। देखो पाथ फंक्शन डेफिनेशन यहां पर क्या होगी आप लोगों के पास, क्या नहीं होगी, जरा समझने की कोशिश करो। बातेबान बातेबान, चलिए निकाय के ऐसे गुण जो प्रारंभिक अवस्था
निकाय के ऐसे गुण जो प्रारंभिक अवस्था अंतिम अवस्था के साथ साथ दिए गए पथ पर भी निर्भर करते हैं, पथ फलन कहलाते हैं। पथ फलन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं कार्य, ऊष्मा, कार्य, ऊष्मा, ऊष्माधारिता। बोलो सर, बी पॉइंट, बी पॉइंट क्या है? बी पॉइंट यहां पर, बी पॉइंट यहां पर क्या है? अवस्था फलन स्टेट फंक्शन। अवस्था फलन यानी स्टेट फंक्शन, यानी यहां पर आप क्या लिखोगे? निकाय के ऐसे गुण जो प्रारंभिक अवस्था व प्रारंभिक अवस्था व अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, अवस्था फलन कहलाते हैं। जैसे एंथैल्पी, एंट्रोपी, आंतरिक ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब ये थ्योरी खत्म कर रहे दो फटाफट से। अब आप लोगों के पास पॉइंट है, ऊष्मागतिकी निकाय के गुणधर्म। Properties of thermodynamic system। ऊष्मागतिकी निकाय के सिस्टम, क्या पॉइंट होगा? ऊष्मागतिकी निकाय के सिस्टम। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट यहां पर मैं क्या ले रहा हूं आप लोगों के पास? फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूं मैं आप लोगों के पास गहन गुणधर्म, मात्रा अनाश्रित गहन गुणधर्म, मात्रा अनाश्रित गुणधर्म, या आप इसको लिख सकते हो इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, गहन, मात्रा अनाश्रित या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। गहन गुणधर्म, मात्रा अनाश्रित गुणधर्म या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या है पॉइंट, क्या नहीं है, जरा देखो।
स्वास्तिका, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिर्फ मन की तसल्ली के लिए है। इससे कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाए तो बन जाए, न्यूमेरिकल तो बहुत कम बनते हैं इससे, लेकिन पढ़ाना पड़ेगा ना, पहली क्लास है चैप्टर की। अब पहली क्लास में ही अगर ये सब चीजें नहीं कराऊंगा तो फिर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया। इसमें से बहुत कम है ना। हाँ, एमडी आरिफ खान, थ्योरी बहुत कम लिखवा रहे हैं। अरे भाई थ्योरी ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा थ्योरी क्या लिखवाऊंगा मैं, इससे ज्यादा न्यूमेरिकली तो आते हैं नीट में। आरिफ खान, थ्योरी इतनी तो है, और कितनी थ्योरी लिखनी है भाई बताओ। आरिफ खान को थ्योरी चाहिए, बताओ यार। इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आरिफ खान नीट में थ्योरी से। देखिए, निकाय के ऐसे गुणधर्म, निकाय के ऐसे गुणधर्म जो निकाय के आकार वह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते। क्या पॉइंट है बेटा? निकाय के ऐसे गुणधर्म जो कि निकाय के आकार व द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हैं, गहन गुणधर्म, गहन गुणधर्म या मात्रा अनाश्रित कहलाते हैं। गहन गुणधर्म या फिर मात्रा अनाश्रित गुणधर्म कहलाते हैं। बोलो इतनी चीज ठीक है क्या? बोलो इतनी चीज ठीक है क्या? यस, यस, है ना। अब इसको याद रखने की ट्रिक देखिएगा, इसको याद कैसे रखोगे। बीपी ऑफ मिस्टर वीसी, बीपी ऑफ मिस्टर वीसी डिक्रीज when सी तब्बू। यह आप लोगों के पास पूरी की पूरी लाइन है, बीपी ऑफ मिस्टर वीसी डिक्रीज व्हेन सी तब्बू। अब यहां पर आप लोगों को सारे देखो, बी का मतलब हो गया है बॉइलिंग पॉइंट, बी का मतलब हो गया है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। पी का मतलब हो गया बेटा प्रेशर, एफ का मतलब हो गया है फ्रीजिंग पॉइंट, एम का मतलब हो गया है मोलर वॉल्यूम, आर का मतलब हो गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हिंदी में अपवर्तनांक भी बोलते हैं, अपवर्तनांक इसको बोलते हैं बेटा हम लोग क्वथनांक, इसको बोलते हैं दाब, इसको बोलते हैं हिमांक। वी से मतलब होता है बेटा आप लोगों के पास विस्कोसिटी, श्यानता, कलर, कांस्टेंट, नियतांक, कंसंट्रेशन सांद्रता। डी से डाइपोल मूवमेंट, सी से हो गया सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, विद्युत विभव, T से टेम्परेचर। ये आप लोग याद कर सकते हो क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आप लोगों के पास पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, पीएच भी आप लिख सकते हो, याद रखिएगा डाइपोल मोमेंट, डेंसिटी, घनत्व, ठीक है, ये आप लोगों के पास हो गया, ठीक है, ये आप लोगों को पास हो गया। और एक और चीज लिख लो, एक और चीज यहां पर लिख लो, एक और चीज यहां पर लिख लो। क्या पॉइंट आप लोगों को पास आएगा? प्रति मोल गिब्स मुक्त ऊर्जा, प्रति मोल गिब्स मुक्त ऊर्जा, ये याद करने की रहेगी, ये याद करने की रहेगी। गहन गुणधर्म को आप ऐसे याद करते हो, वरना ये टेबल में याद करना पड़ेगा, ये टेबल में याद करना पड़ेगा। मोलर आयतन, घनत्व, प्रतिमोल गिब्स मुक्त ऊर्जा, विशिष्ट ऊष्मा, दाब, ताप, सभी सांद्रता पथ, क्वथनांक, सेल विभव, विशिष्ट चालकता, है ना, अपवर्तनांक, पृष्ठ तनाव, श्यानता, पीएच मान, वाष्प दाब, वी मतलब वेपर प्रेशर, ये भी लिख लो, वी से ये भी लिख लो, वेपर प्रेशर। तो इस लाइन से याद, इससे पूछा जा सकता है, आपको कोई गुण दे देगा और उस गुण के हिसाब से बता देगा कि बताओ गहन गुणधर्म कौन कौन से हैं और विस्तीर्ण गुणधर्म कौन कौन से हैं, ये आप लोगों के पास है, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या रहेगा? सेकंड पॉइंट जो यहां पर रहेगा वो रहेगा आप लोगों के पास विस्तीर्ण गुणधर्म, विस्तीर्ण गुणधर्म या फिर मात्रा आश्रित विस्तीर्ण गुणधर्म या फिर मात्रा आश्रित गुणधर्म, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। विस्तीर्ण गुणधर्म, मात्रा आश्रित या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सर इसका मतलब यहां पर क्या होगा? भाई वहां पर क्या लिखा था आप लोगों ने कि निकाय के ऐसे गुणधर्म जो कि निकाय के आकार व द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हैं गहन गुणधर्म कहलाते हैं। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? निकाय के ऐसे गुणधर्म, निकाय के ऐसे गुणधर्म जो आकार व द्रव्यमान पर, निकाय के ऐसे गुणधर्म जो निकाय के आकार व द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं विस्तीर्ण गुणधर्म कहलाते हैं। विस्तीर्ण गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप क्या लिख सकते हो? एग्जाम्पल के रूप में लिख लो आप आयतन, मोल संख्या, द्रव्यमान, एंट्रोपी। आयतन, मोल, द्रव्यमान, एंट्रोपी, एंथैल्पी। फालतू की थ्योरी है, निपटाना जरूरी था। अगर किसी को टेबल फॉर्म में चाहिए तो वो टेबल फॉर्म में भी याद रख सकता है, ठीक है, ठीक है।
ये टेबल फॉर्म में भी आप यहां पर ध्यान में रख सकते हो। ये पूरी की पूरी टेबल आप लोगों को दे दी है। अब यहां पर एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, बस आज इतना ही करेंगे, कल से न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा हॉस्पिटल भी जाना है मुझे, कल से न्यूमेरिकल करेंगे। ये थ्योरी हो गई इसकी, कल से न्यूमेरिकल करेंगे भाई साहब। ये थ्योरी हो गई आप लोगों के पास, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। क्या होगा आप लोगों के पास, क्या नहीं होगा, जरा समझने की कोशिश कीजिए। दो विस्तीर्ण गुणधर्मों को परंतु गहन गुणधर्मों को नहीं। दो विस्तीर्ण गुणधर्मों को जोड़ सकते हैं परंतु गहन गुणधर्मों को नहीं। देखो, जैसे आप ऐसे लिख सकते हो m1 प्लस m2, m टोटल आ जाएगा, ये सही है। परंतु आप डेंसिटी 1 प्लस डेंसिटी 2, ये नहीं जुड़ता। तो याद रखिएगा, दो विस्तीर्ण गुणधर्मों का अनुपात गहन गुणधर्म के बराबर होता है। बोलिए, जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहां पर द्रव्यमान भी एक विस्तीर्ण है, आयतन भी एक विस्तीर्ण है, और इनका अनुपात होगा बटा घनत्व, और घनत्व यहां पर गहन गुणधर्म होता है। ठीक है, तो आज यहीं तक करेंगे। इंट्रोडक्शन, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, आज यहीं तक करेंगे, ठीक है।